आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से मनु भंडारी जी की सजा यह कथा पढ़ेंगे। इस कथा की शुरुआत हमने पिछले भाग में ही की थी। उसमें हमने मनु भंडारी का परिचय देखा, कथा सार देखा। इस कथा में हमने देखा है कि मनु भंडारी जी ने ऐसा एक कर्मचारियों का आरोप जो था लगाया है, जो निर्दोष था। ऐसे व्यक्ति को जब जेल हो जाती है तब उसके घर वालों की परिस्थिति कितनी बुरी होती है। जो बेगुनाह है, ऐसे व्यक्ति को सजा जब मिलती है तो उसका परिवार पूरा बिखर जाता है। उसके बारे में बहुत अच्छी से मार्मिक चित्रण इस कथा में उन्होंने किया है कि एक आशा और छोटा सा मुन्नू, ऐसे दो भाई बहन है। ये अपने पिताजी के जेल जाने के बाद वो दुख में डूब जाते हैं। उनका परिवार बिखर जाता है। उनको इच्छा न होने के बावजूद भी चाचा चाची के यहाँ पे रहना पड़ता है। बहुत सारा काम करना पड़ता है। इस तरह वो अपना बालपन, छोटा सा हृदय दुखी हो जाता है। पिताजी माँ जी से, अपने माता जी से दूर रहकर बहुत सारी उनको कठिनाइयाँ ऐसी परिस्थितियों में झेलनी पड़ती हो। पिताजी जेल जा चुके हैं, माताजी गांव में है और पैसे न होने के कारण उनके अपने चाचा जी के यहाँ पे रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में आशा जो है, उसका हृदय बहुत ही दुख से भरा है। वो 9वीं में पढ़ने वाली, कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा है, फिर भी वो सब दुख दर्द समझ सकती है। और आगे आज हम पढ़ेंगे कि जब दूसरी सुनवाई होती है तो पूरा खर्चा जो है उसके चाचा और मामा जी करते हैं। उसको मालूम है कि मामी जी कभी भी खर्चा करने नहीं देगी, लेकिन फिर भी वो मामा उसके लिए खर्चा करते हैं। तो पहली सुनवाई बहुत अच्छी हुई थी, तब सब खुशी से उमड़ गए थे। और फिर दूसरी सुनवाई के बाद भी घर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खासकर अम्मा की। मुझे तब लगता था कि कोई ऐसी बीमारी इन्हें लग गई होगी कि जो भीतर ही भीतर वो खा रही थी। तो वो ज़्यादा सोच विचार के कारण उनकी माताजी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि बाबा की चिट्ठी आई। हिम्मत रखना बेटा, बुरे दिन आते हैं तो सब तरफ से आते हैं। उसके दादी और दादा बहुत अच्छे थे। वो उनको हिम्मत देते थे, उनको अच्छे से सपोर्ट करते थे, उनको घर चलाने में उनकी मदद करते थे। पर ये दिन फिरेंगे जरूर। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीख जल्दी मिलती ही नहीं थी। पप्पा को छूटे साल हो गया था और अभी भी 2 सुनवाई बाकी थी। इतने इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई होती तो 1 साल और लग जाएगा। मेरे मन कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पप्पा बरसाती में, मैं कोठड़ी में और अम्मा खाट पर। कैसे मेरी मैट्रिक का इम्तिहान दिया जाएगा मैं ही जानती हूँ। फिर भी सैकड़ डिवीजन में पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। और वो इतनी होशियार थी कि वो सेकेंड डिवीजन में पास हो गई थी, लेकिन खुशी मनाने के लिए उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी। कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। सबके मन में ऐसे मन मर चुके थे कि न किसी बात की खुशी होती थी, न रंज। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू का अब क्या हो, मेरा अब क्या हो। यहाँ कॉलेज में जाना तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ना तो दूर, 75 रुपए में साथ रखकर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया और अखबार कर दी और खबर कर दी। यहाँ की स्थिति वह जानते थे। पापा वह पत्र पढ़कर सिरह उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरे को पढ़ा ही रख लेती। वहाँ क्यों भेज दिया? एक बार उसे मुझसे मिला तो देते। लीला का स्वभाव कोई नहीं जानता। मेरा बच्चा सहम सहम कर मर जाएगा। 2 दिनों तक वह रोती रही। पप्पा अपराधी की तरह चुप बैठे रहे। अम्मा क्यों रोती है इस तरह? पप्पा यदि कुछ कर सकते हैं तो क्या नहीं करते? 2 दिनों बाद वह बोलते, मैं सोचती हूँ आशा को भी वही भेज दो, वहाँ कॉलेज भी भर्ती हो जाएंगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अम्मा व्यंग कर रही है या, पर अगले अगले वाक्य ने ही सारी बात साफ कर दी।
लीला का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। आशा मुन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। सोने के सोने को एक गोद तो रहेगी। और अम्मा खुद फूट फूट कर रोने लगी। उमेश भैया को लिख देना तो भी वह खर्च करेगा। हम पर कर्ज ही समझे, मैं उनकी पाई पाई चुका दूंगी। इस तरह से वो अपने बच्चे, अपने भाई और चाचा, अपने देवर की यहाँ भेज रही है, क्योंकि घर की परिस्थिति इतनी बुरी है कि वो अपने बच्चों को खाने के लिए तक नहीं दे सकते हैं। और आगे कहते हैं कि भगवान कभी हमारे दिन नहीं बदलेगा, नहीं तो अपने को बेचकर उनका कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चे पर थोड़ा रहम करे। ये दुखियारे यो ही अनाथ हो रहे हैं। थोड़ा प्यार इन्हें भी दे, थोड़ा लीला को भी समझा दे। कांता मामा अपने किसी काम से दिल्ली आए थे। लौटते समय अलीगढ़ भी उतरे। अम्मा ने उन्हीं के साथ मुझे इलाहाबाद भेज दिया था। कांत मामा ने एक बार कहा जरूर था, कलकत्ता भेज दो, वहां पढ़ लेगी। पर क्या मैं पढ़ने जा रही थी? पढ़ना तो बस यो ही था। मुझे तो मुन्नू से को तसल्ली देनी थी। वह रोए तो उसे अपनी गोदी में सुलाना था। और उस दिन मैं सचमुच बड़ी हो गई थी, अम्मा की तरह बड़ी। पर घर छोड़ते समय सारे बड़प्पन के बावजूद फूट पर मैं पड़ी थी और इतनी जोर जोर से वो रो रही थी, क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर हो रही थी। अम्मा की हालत देखकर घर का अधिक काम मैंने संभाल रखा था। अब क्या होगा? इस हालत में अम्मा कैसे सब काम करेगी? रोज रोज के बुखार ने उनकी हड्डियों की ठठरी बना दी थी। पर अम्मा को तसल्ली देने वाले पप्पा है, रोने के लिए पप्पा की गोद है। मुन्नू तो वहाँ अकेला है। अभी मेरी सबसे ज्यादा जरूरी मुन्नू को ही है। रास्ते में कांता मामा ने मुझसे पूछा था, शारदा शारदा को जरा रोज बुखार रहता है, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? नहीं। और मुझे रोना आ गया। रोते नहीं बेटे, अब बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पप्पा ने तो कई बार कहा था कि दिखा दो, पर अम्मा मानती ही नहीं। कहती है डॉक्टर झूठ मूठ का वहम डाल देता है। मामा चुप हो गए थे। मामा क्या समझते नहीं, अम्मा इसलिए नहीं दिखाती है कि डॉक्टर की दवाई का खर्च कहाँ से आएगा। वे लोग की टॉनिक और दूध फल बता देंगे, आराम करने के लिए और खुश रहने के लिए कह देंगे। बोलो, यह सब हो सकता है 75 रुपए में? देखो, इस कहानी से हम देख रहे हैं कि कितनी बुरी परिस्थिति है, कि मन्नू भंडारी जी ने कितना वो परिवार का दुख दर्द इस कथा में चित्रित किया है। मुझसे पूछो, इस दिनों मैंने हिसाब चलाया था, एक एक चीज गिना सकती थी। पर उनके क्या कहती? वकीलों का सारा खर्च तो वह कर रही थी। और वकीलों पर कितना खर्च होता है क्या मैं नहीं जानती? मुन्नू मुझे देखते ही चिपट पड़ता था और रो दिया था। मुझे भी रोना आ गया था। चाची ने कुछ कहा जरूर था, पर अपने ही रोने में हमने सुना नहीं। मन्नू को गले लगाकर मुझे कैसा लग रहा था मैं नहीं बता सकती। इतना जरूर लगा कि उसे सचमुच किसी गोदी की जरूरत थी, किसी सहारे की। मैं चाची से बातें कर रही थी। उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा था, यह साफ था। पर मैं ही कौन अपनी इच्छा से आई हूँ? मन्नू का रंग काफी सांवला पड़ गया था। चेहरा सूख कर मुरझा गया था और आंखें बड़ी सहमी सहमी सी लग रही थी। लगा बहुत डर दबक कर रहता है शायद यहाँ। घर में तो कितना ऊधम करता था, इतना सा बच्चा। कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा, उसका था सारा साल भर की बिट्टू, और वो चाची के छोटे से बच्चे को वो संभालता था, ये 5-6 साल का लड़का। वो छोटे बच्चे को खिलाना, सारे दिन वह उसी गोद में टांगे टांगे फिरता। कब तो वह पढ़ता होगा, कब तो वह होमवर्क करता होगा। रात को जब वह सोने मेरे पास आया तो धीरे से बोला, दीदी कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना। टिल्लू और पम्मी रोज खाते हैं।
चाची उन्हें पैसे देती है और कहती है छिपकर खा लिया करो, पर वे सामने ही खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझे चिढ़ाकर खा रहा था। मैंने उसके बाल छीन लिए। उसने चाची ने शिकायत कर दी। चाची ने मुझे बहुत मारा। चाची बहुत जोर से मारती है और वह मेरी सिसकने लगा। मैंने उसे प्यार किया और कहा मैं अपने भैया को बाल खिलाऊंगी, पर मेरा मन भीतर से सिसक रहा था। हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं और सब भी सकते हैं, पर यह बेचारा कैसे सहेगा और कैसे समझेगा। समझ तो गया ही होगा, पर सहे कैसे। पहली रात को ही मैंने संकल्प किया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर का सारा काम मैं करूंगी, जिससे चाची को पूरा आराम मिले और उनका गुस्सा ठंडा हो। चाची कुछ भी कहेगी तो मैं चू नहीं करूंगी। वो प्रसन्न रहेगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात में बैठकर पढ़ाया करूंगी। मैं चाची से भी जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देती, फिर जल्दी से टिल्लू और पम्मी को तैयार कर देती, तब नाश्ता देकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती। नाश्ते की प्लेट देखते चाची जरूर आती। शायद उन्हें वह रहता था कि मैं मुन्नू को कुछ ज्यादा न या अच्छा न खिला दूं। चाची जी तारीफ करते, तुम तो बड़ी होशियार हो आशा, इतना काम कर लेती हो। चाची तुरंत कहती, मैं जब इतना बड़ी थी तो 12 जनों के कुनबे को संभालती थी। आध आध मन के पापड़ मंगोड़ी करती थी। चुप रहती थी मैं तो दोनों समय का खाना मैं अपने ही जिम्मे करा करती थी। ऐसी वो चाची उसको कहती है। रात में सोने जाती तो पैर मेरे झपकते रहते थे। कभी कभी मन्नू को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती थी। उससे पैरों का तो आराम मिल जाता था, पर मन। अम्मा कभी कभी गांव में काम करवाती थी तो पापा डांटते थे। मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा। यह भटियार खाना करवा कर क्या मुझे अपनी बेटिया की जिंदगी खराब करनी है। इस तरह उसको अपने पिताजी के शब्द उसके बारे में कहे हुए याद आते हैं। यही वाक्य हवाओं में तैरता कमरे में घूमता रहता, गूंजता रहता। धीरे धीरे आदत पड़ गई तो पैरों का दर्द बंद हो गया और मन की सुन्न हो चला था। मैंने अम्मा की नहीं यही कहा था कि मैंने अम्मा को नहीं लिखा कि मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हुई हूँ। लिखने के लिए चाचा जी ने मुझे 4 पोस्ट कार्ड दिए थे और बताया था कि हर महीने 4 कार्ड मिलेंगे, उनमें मैं अपने कुशल समाचार भेज देती थी। बस रात दिन काम करके मैं चाची के क्रोध को संभाला करती थी। आराम पाकर मुझ पर वह कुछ कुछ प्रसन्न भी हो गई थी, पर उनका हाथ जब जब उठ जाया करता था, अपने बच्चों पर भी, मन्नू पर भी। उनके बच्चे आदि थे, सारे मार खाकर भी हंसते और भागे जाते। फिर वे मार खाते थे और प्यार भी पाते थे, पर मुन्नू सुहम जाता था, भीतर ही भीतर सिसकता। बड़ी करुणा नजरों से वह मुझे देखता, पर भीतर से कटकर भी मैं ऐसे अवसरों पर कुछ नहीं बोलती। सोचती, जो मार खा खाकर मुन्नू या तो बेहद ढीठ हो जाएगा या जड़। इस तरह से वो बात करती। पापा और अम्मा तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे हमारे। अकेले में मैं उससे प्यार करती थी, समझाती। थोड़े दिनों के बाद और है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे, अम्मा और पापा के पास। बस पता नहीं वह समझता भी था या नहीं, पर मेरा मन सबसे ज्यादा दुखी होता जब चाची गुस्से में कहती, ऑफिस के 20,000 गायब करके गाड़ दिए और हमारा खून चूसने रहे हैं। ये हमारे बड़े हैं। लानत है ऐसे बड़प्पन पर। मैं सोचती, क्या सचमुच चाचा जी यह सोचते हैं कि पापा ने रुपए मारे हैं? यदि आज उनके पास पैसा होता तो हम क्या यहाँ छोड़ देते और अपने सारे पिछले दिन आंखों के आगे घूम जाते। कितना प्यार करते थे पापा, कितना। मैं चाहे कुछ भी लिखूं, पर क्या वह जानते नहीं कि हम पर यह क्या गुजरती है।
31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रख दी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपए नहीं भेज सकेंगे। इस महंगाई के जमाने में 2 पालना ही बहुत भारी पड़ा है। फिर हमारे भी तो बच्चे हैं। कौन यहाँ खान खड़ी है? बात ठीक है, पर मेरा मन कांप गया। चाचा जी रुपए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? 25 रुपए महीने में क्या होगा? इतना तो कमरे का किराया भी नहीं चला जाता। रोती हुई अम्मा और बूरसते हुए पप्पा मुझे सारी रात दिखाई दिए। मैं भी उनके साथ बहुत रोई। अम्मा का कोई पत्र ही नहीं आया। बहुत दिनों तक उठते बैठते एक चिंता थी मुझे। अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कांत मामा का भी कोई पत्र आया नहीं था। पता नहीं क्या हाल है उधर उनका। पूरा अगस्त बीत गया। मैं अपने चारों कार्ड डाल चुकी थी, पर कोई जवाब ही नहीं आया। क्या हो गया है अम्मा को? लिखती क्यों नहीं? सितंबर के कांत मामा का पत्र आया। शारदा की तबीयत खराब थी, सो उसे यहाँ ले आया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिनेश जी के कमरा बदल दिया है, उनका पता है। किस्मत के अलावा क्या कहूँ कि तारीख जल्दी नहीं मिलती। 3 तारीख इसे महीने के आखिर में पड़ी है। सुनवाई पर जाऊंगा। तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेगा। गर्मियों तक कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा। इस तरह से उसके मामा समझा रहे हैं कि तुम्हारी माताजी की तबीयत, मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसके लिए उनको मैंने मेरे पास लाया है। तुम डरो मत, चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। तो पप्पा अकेले रह गए। अम्मा और पप्पा की गोद भी छीन गई जिसमें वे रो सकते थे। पप्पा का यह पता अलीगढ़ की गली गली मुझे मालूम थी। यह तो मजदूरों की बस्ती है। इस तरह से एक मजदूरों की बस्ती में उसके पापा रहने लगे। अंधेरी सीलन भरी गलियां, पास में बहते नाले। पप्पा का खाना कौन बनाता होगा? उन्होंने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। कभी अंगीठी भी जलाते तो अम्मा मना कर देती थी। तब वो यहाँ क्या कर देते? शारदा, कौन जाने कि इस बार छूट ही न जाए। सजा हो गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अम्मा बीच में ही डांट देती, ऐसी बात भी क्यों मुंह से निकालते हो? भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। यह वाक्य अम्मा ने बाबा से सीखा था और मंत्र की तरह गांठ बांध ली थी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस परिवार की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। जो गलती उनके पिताजी ने की नहीं, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। पूरा परिवार तहस नहस हुआ है, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। घर की परिस्थिति बुरी होने के कारण दोनों भी बच्चे अपने चाचा जी के वहाँ पे दुख दर्द सह रहे हैं और जो गलती की नहीं उसकी सज़ा उनके पिताजी जेल में जाके भुगत कर आए हैं। उनको जमानत पर छुड़ाया गया है, लेकिन उनको तारीख पे तारीख मिलती जा रही है कि उनकी माताजी की तबीयत भी खराब होने के कारण वो अपने भाई के यहाँ पे जाके रुकी है और पिताजी फिर से उनके आशा के अकेले हो गए हैं। और वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे गंदगी है, बस्ती है। ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे से दूर रहकर वो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसका जो उर्वरित भाग जो बाकी है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।